भारत माता की जय। रामनगर गांव बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में ज्यादातर लड़के इंडियन आर्मी में भर्ती थे, जिस वजह से गांव के बच्चे बच्चे में देशभक्ति भरी हुई थी। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भी बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाऊंगा और अपना जीवन अपने देश के नाम करूंगा। हाँ बेटा, इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और तू भी अपने भाई और अपने पिता की तरह इस देश की रक्षा करना। गांव की सेठानी एक 70 साल की बुढ़िया थी। उसका एक 8 साल का पोता पीयूष था। बुढ़िया मिट्टी से जुड़ी औरत थी, जबकि उसका पोता बड़ा ही घमंडी और अकड़ वाला था। अरे दादी, तुम इन गरीबों को मुंह मत लगाया करो। देखो ये सब कितना गंदा करके चले गए हैं। अरे बेटा, गरीब लोग बहुत मेहनती होते हैं और वो गंदा करके नहीं गए, और अगर कर भी गए तो साफ हो जाएगा। गरीब और अमीर सब होते तो इंसान ही हैं। तुम इनमें भेदभाव ना किया करो। भेदभाव क्यों ना करूं? बात ही ऐसी है तो मैं तो भेदभाव करूंगा ही। कहाँ मैं इस बड़े से महल जैसे घर में रहने वाला और कहाँ वो झोपड़ी या कच्चे मकान में रहने वाले। बेटा, ये गलत बात है। हम महलों में आराम से इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग मेहनत करके हमें सारी सुख सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो सोचो सब काम कैसे होगा। अरे दादी, ये सब बात छोड़ो। मैं तो तुम्हें बताने आया था कि 15 अगस्त आने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मुझे बहुत पैसे चाहिए। और जो सामने वाला फील्ड है, मुझे उसमें तिरंगा फहराना है, तो वहाँ पर साफ सफाई करवा देना। पीयूष अपनी दादी से पैसे लेकर चला जाता है और वो सामने देखता है कि सामने वाले फील्ड में सफाई चल रही थी। तभी वहाँ पर एक भिखारिन छोटी सी लड़की हिंदू आ जाती है। अरे ओ गरीब, मेरी फील्ड से बाहर निकल जा। तुझे पता भी है यहाँ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है छोटे मालिक? हम 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा फहराने वाले हैं, तो इसे गंदा मत कर। जा यहाँ से। छोटे मालिक, 15 अगस्त मनाने का हक तो सबका होता है। इसमें तो अमीर गरीब सबको शामिल होना चाहिए। फिर तुम इतना भेदभाव क्यों करते हो? तुम गरीबों के मैं मुंह नहीं लगता। तुम्हें कहा ना, यहाँ से चले जाओ, भिखारिन कहीं की। तभी पीयूष की दादी आ जाती है। अरे पीयूष, क्या हुआ? क्यों लड़ रहा है इस प्यारी सी बच्ची से, वो भी? दादी, तुम ही देखो, इस भिखारिन ने अपने गंदे पाँव यहाँ रखकर यहाँ की जमीन को गंदा कर दिया। बेटा, ये तो एक छोटी बच्ची है, इसको माफ कर दो। फिर दादी हिंदू से कहती है, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, लो कुछ पैसे ले लो। तब हिंदू कहती है, सेठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही थी कि मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे तो मैं खुद का काम शुरू करूंगी। आज आपने मेरी बहुत मदद की है। हिंदू वहाँ से चली जाती है और पतंग खरीदकर उन्हें बेचने लगती है। पतंग ले लो, पतंग ले लो, रंग बिरंगी पतंग ले लो। ऐसे ही हिंदू पतंग बेचकर थोड़े से पैसे कमाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, आज मैंने भीख नहीं मांगी, बल्कि मेहनत से पतंग बेचकर मैंने आज पैसे कमाए हैं। ये वैसे तो थोड़े से हैं पैसे, लेकिन मेरी मेहनत के हैं। बेटी, लेकिन तू पतंग लेकर कहाँ से आई? कहीं तूने कुछ गलत काम तो नहीं किया? नहीं माँ, वो मुझे एक बूढ़ी दादी ने पैसे दिए, फिर मैंने पतंग खरीदी और उन्हें बेच दिया। लेकिन अगर हम घर में पतंग बनाकर बेचेंगे तो पतंग ज्यादा पैसों की जाएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैं इन पैसों से पतंग बनाने का सामान भी लेकर आती हूँ। हिंदू पतंग बनाने का सामान लाती है और उससे ही पतंग बना देती है। माँ देखो, मैंने कितनी तरह की पतंग बनाई है। दिखा, कितनी तरह की बनाई है? बड़ी बड़ी पतंग, पन्नी की पतंग, कागज की पतंग। वाह मेरी बच्ची, तूने तो सच में बहुत ही अच्छी पतंग बनाई है और कई तरह की भी बना ली। फिर हिंदू पतंग बेचने लगती है। बच्चे और बड़े उसकी रंग बिरंगी पतंग देखकर आकर्षित हो जाते हैं। अरे बेटा, ये पतंग तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीद कर लाई हो? काका, ये तो मैंने खुद ही बनाई है। तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो बेटा। चलो मुझे 2 पतंग दे दो। अभी देती हूँ काका। फिर हिंदू उस दिन अपनी सारी पतंग बेच देती है और अच्छा मुनाफा कमाती है। हिंदू और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं। माँ, आपने सही कहा था, अगर हम खुद ही पतंग बनाकर बेचेंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। अब हम और ज्यादा पतंग बनाएंगे क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पतंग खरीदेंगे। हिंदू अगले दिन 13 अगस्त को बहुत सारी पतंग बना लेती है और शाम को हिंदू पतंग बेचने जा रही होती है तो वो देखती है कि पीयूष की साइकिल खराब हो जाती है। वो उसे पैदल पैदल लेकर जा रहा था।
अरे तुम्हारी साइकिल में क्या हुआ? इतनी महंगी साइकिल होने के बाद भी पैदल चल रहे हो। तुम मेरे मुंह मत लगो, मैं गरीबों के मुंह नहीं लगता। पीयूष वहाँ से साइकिल लेकर चलने लगता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। पीयूष और हिंदू को बारिश के पानी से भीगने के कारण सर्दी लगने लग जाती है। पीयूष सर्दी से कांपने लगता है। तब हिंदू बोलती है, लो तुम मेरी पन्नी की पतंग से अपना सर ढक लो, इससे तुम्हें बारिश नहीं लगेगी। पर तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही बड़ी पन्नी की पतंग है, तुम क्या ओढ़ोगी? अरे कोई बात नहीं, इसे तुम ओढ़ लो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी हम गरीबों को हर मौसम को झेलने की आदत होती है, पर तुम्हें इनकी आदत नहीं होगी, तो इस पन्नी की पतंग की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। थैंक यू हिंदू। हिंदू की कागज की सारी पतंगे खराब हो जाती हैं। उधर पीयूष पन्नी की बड़ी पतंग को ओढ़ने के कारण बारिश से बच जाता है, लेकिन हिंदू बुरी तरह से ठंड से कांप रही होती है। हिंदू, तुम तो ठंड से ठिठुर रही हो। पीयूष इतना ही कहता है, तभी वहाँ पर उसकी दादी अपनी कार लेकर आ जाती है और देखती है दोनों बच्चे भीगे हुए हैं और हिंदू सर्दी से कांप रही होती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। तब पीयूष बोलता है, दादी तुम सही कहती थी, भगवान ने तो इंसान बनाए हैं। अमीर और गरीब तो किस्मत का खेल होता है। गरीबी और अमीरी से इंसान अच्छा नहीं होता, इंसान तो दिल से अच्छा होता है। तुम कहना क्या चाहते हो पीयूष? दादी, हिंदू ने अपनी पन्नी की पतंग मुझे देकर मेरी जान बचा ली और खुद सर्दी के मारे कांप रही है। फिर दादी हिंदू को अपने घर ले जाती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है, दवाई दिलाती है, अच्छे कपड़े देती है। हिंदू कुछ दिनों में सही हो जाती है। तब दादी उसे पैसे देते हुए बोलती है, बेटा हिंदू, जो तुम्हारी पतंगे खराब हुई थी उनके पैसे हैं ये। नहीं नहीं सेठानी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपके पहले पैसों से ही बिजनेस शुरू किया था। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना बिजनेस चला सकती हूँ। बेटा हिंदू, जो काम मैं नहीं कर पाई तुमने कुछ ही दिनों में कर दिया। आज मेरा पोता अमीर गरीब के भेदभाव को भूल चुका है और एक सच्चा और अच्छा इंसान बन गया। फिर पीयूष हिंदू से कहता है, हिंदू तुम बहुत सारी पतंग बनाना, मैं 15 अगस्त को सारी पतंग खरीद लूंगा। और हाँ, 15 अगस्त को हम सारे बच्चे और बड़े मिलकर मेरे ही फील्ड में झंडा फहराएंगे। फिर 15 अगस्त की सुबह सब इकट्ठे हो जाते हैं, झंडा फहराया जाता है। उसके बाद हिंदू की सारी पतंग पीयूष खरीद लेता है और उसे पैसे दे देता है और सारे बच्चे पूरा दिन पतंग उड़ाकर 15 अगस्त मनाते हैं। ये कहानी पिंकी की है, जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। पिंकी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता रामू बहुत बीमार था। कुछ साल पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। तब से ही रामू बिस्तर पर था। पिंकी घर चलाने के लिए कबाड़ बिनती थी। एक दिन पिंकी घर आकर अपने पिता से, ये लो बाबा, मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, खा लो। तूने खाया? हाँ बाबा, मैं मंदिर से ही खाकर आई थी। बिस्तर पर हूँ तो क्या? अरे बाप हूँ तेरा, मुझसे झूठ बोल जाए, इतनी बड़ी नहीं हुई है तू। अरे बाबा, इतना सा तो है, मैं खा लूंगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? घर में कुछ भी पकाने को नहीं है, तुम खाओ, मैं फिर मंदिर से जाकर प्रसाद खा लूंगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी हालत पर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो मजबूर था। खाने का इंतजाम ही पिंकी बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। ऐसे में रामू का इलाज करा पाना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन पिंकी कबाड़ में कुछ बिकने लायक ढूंढ रही थी कि तभी एक बहुत ही सुंदर सी पतंग कटकर उसके सामने आ गिरी। पिंकी ने उस पतंग को उठा लिया और मन में सोचने लगी, अरे वाह, कितनी सुंदर पतंग है। लेकिन मैं क्या करूं इसका? बेचने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है इसकी अच्छी कीमत मिल जाए। पिंकी उस पतंग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बच्चा मिलता है जो अपने माता पिता के साथ घूमने निकला था। वो पिंकी के हाथ में उस पतंग को देखकर उसे पाने की जिद करता है। उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता। बच्चे की जिद के आगे हार मानकर उसके पिता पिंकी से कहते हैं, बेटा सुनो, इस पतंग का तुम क्या करोगी? जी मुझे ये रास्ते से मिली है, इसे बेचकर मैं खाना खरीदूंगी। अच्छा, तो ये पतंग मैं ही तुमसे खरीद लेता हूँ। मेरे बच्चे को ये पतंग बहुत पसंद आ गई है, वो इसे लेने की जिद कर रहा है। तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तो पूरे 10 रुपए लूंगी मैं इस पतंग के बदले। ये लो 20 रुपए हैं, खुश रहो। पिंकी उन्हें वो पतंग देकर पैसे ले लेती है। वो बहुत खुश होती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है,
अगर किसी तरह मेरे पास बहुत सारी पतंगे हो जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। ये सोचकर पिंकी एक पतंग बनाने वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है, भैया मुझे पतंग बनाना सिखाओगे? तू क्या करेगी पतंग बनाना सीखकर? कुछ नहीं, वो मुझे पतंगे बहुत पसंद है ना, इसलिए। वो पतंग वाला भला आदमी था। वो पिंकी को पतंग बनाना सिखाने लगा। पिंकी भी मन लगाकर पतंग बनाना सीखने लगी। 2-3 दिन में ही उसने सारी बारीकियां सीख ली, लेकिन उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो उदास मन के साथ मंदिर में जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। पिंकी का उदास चेहरा देखकर मंदिर के पुजारी जी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पुजारी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने हाथों से पतंगे बनाकर बेचना चाहती हूँ ताकि घर का खर्चा चला सकूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि पतंग बनाने का सामान खरीद सकूं। पिंकी की बात सुनकर पुजारी जी मुस्कुराते हैं और मंदिर के दान पात्र से कुछ पैसे निकालकर पिंकी को देते हैं। पिंकी ये देखकर चौंक जाती है। वो पुजारी जी से कहती है, नहीं पुजारी जी, ऐसा मत कीजिए, ये भगवान जी के पैसे हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है, लेकिन तुम भी तो भगवान जी की ही बच्ची हो, वो तुम्हें खाली हाथ थोड़े ही जाने देंगे। तुम अच्छा इरादा लेकर आई हो बच्ची। और रही बात पैसों की, जब तुम्हारी पतंगे खूब बिकने लग जाए ना, तो इसी दान पात्र में पैसे वापस डाल देना, ठीक है? पिंकी वो पैसे ले लेती है और पुजारी जी को धन्यवाद कहती है। वो भगवान को प्रणाम करके बाजार जाती है और पतंग बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आती है। वो बड़े मन से पतंगे बनाती है और फिर उन्हें सड़क के किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। पहले तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर 1-2 बच्चे उसके पास पतंग देखने आते हैं। अरे दीदी, ये पतंग कितने की है? 2 रुपए की। देखो, हाथ में लेकर देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा इसे उड़ाने में। और ये लो देसी मांझा, बहुत मजबूत है, कोई आसानी से नहीं काट पाएगा तुम्हारी पतंग। अरे वाह, वो चंदू अंकल तो 5 रुपए की देते हैं। आपकी पतंग, और आपकी पतंग ज्यादा अच्छी भी है दीदी। ठीक है दीदी, मुझे दे दो और मांझा भी दे दो। उस बच्चे के बाकी दोस्त भी पिंकी से पतंग खरीद लेते हैं। उन सभी को पिंकी की बनाई पतंगे बहुत पसंद आती हैं। वो सुंदर भी थी और मजबूत भी। धीरे धीरे और बच्चे भी पिंकी के पास आने लगे। पिंकी रोज जितनी भी पतंगे बनाती, सारी की सारी बिक जाती। ये देखकर पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन इससे चंदू खुश नहीं था। चंदू एक लालची आदमी था। पिंकी जहाँ बैठकर अपनी पतंगे बेचती थी, चंदू की पतंगों की दुकान उसके बहुत पास में थी और वो बच्चों को पतंगे महंगे दाम पर बेचता था। और अब पिंकी की वजह से उसे नुकसान हो रहा था, क्योंकि सारे बच्चे अब पिंकी से ही पतंग खरीदने लगे थे। उसने पिंकी को डराया, धमकाया, लेकिन पिंकी घबराई नहीं। एक दिन चंदू अपने दोस्त के साथ बैठा था तो उसे परेशान देखकर उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका रखा है? यार क्या बताऊं, धंधा चौपट कर दिया उस लड़की ने। हैं? खुद पतंग बनाती है और मुझसे सस्ते में बेच देती है, मांझा भी सस्ते में देती है। उसे जाकर अच्छे से हड़काया मैंने। कोई लड़का होता तो हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन लड़की है ना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए खून का घूंट पीकर बैठा हूँ। पिद्दी भर की लड़की से परेशान हो गया है? क्या यार, नाक कटा दी तूने है? चल कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे पास तेरी इस मुश्किल का हल है। तो बताना भाई, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा है? सुन, मार्केट में चाइनीज आइटम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं, पतंगे और मांझा भी। वो बहुत सस्ते भी हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो वो माल खरीदना शुरू कर दे। मैं जानता हूं एक डीलर को, फिर देखना कैसे सारे बच्चे तेरी दुकान में खींचे चले आते हैं। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर यार मैंने सुना है कि चाइनीज मांझे में कांच का चूरा लगाया जाता है। वो बच्चों के हिसाब से ठीक रहेगा क्या? अरे तुझे उससे क्या करना है, हैं? तेरा काम है पतंग और मांझा बेचना और पैसे कमाना। देख ले, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था। हैं? चंदू राकेश की बात मान लेता है और उसकी जान पहचान के डीलर से चाइनीज पतंगे और मांझा खरीद लेता है और दुकान में बेचना शुरू कर देता है। चाइनीज मांझा देसी मांझे के मुकाबले मजबूत तो था, लेकिन पतंग को आसानी से काटने के लिए उस पर कांच का चूरा लगाया जाता था, जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। साथ ही उसकी पतंगों के कागज पर भी नुकसानदायक केमिकल लगा था,
जो तेज हवा के असर को कम करता था। चंदू इस बात की परवाह नहीं करता और जमकर अपने सामान की पब्लिसिटी करने में लग जाता है। बच्चे धीरे धीरे उसके पास वापस आने लगते हैं और पिंकी की पतंगे बिकनी बंद हो जाती हैं। एक दिन वो चंदू की दुकान पर जाती है और उसका सामान देखकर उससे कहती है, अंकल जी, मेरी पतंगे नहीं बिक रही वो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पतंगे और मांझा बेच रहे हो वो बच्चों के लिए खतरनाक है, आपको इन्हें नहीं बेचना चाहिए। अच्छा है, अब तू मुझे सिखाएगी कि दुकानदारी कैसे करनी है? सच सच बोल, अब तेरी बेकार पतंगे कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए यहाँ रोने आई है ना तू? चल जा यहाँ से, बच्चों को आने दे दुकान के अंदर, वो मेरी पतंगे खरीदने आए हैं। पिंकी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में चंदू का बेटा चीनू उसकी दुकान पर आता है और मांझा लेकर अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने चला जाता है। दुकान से ही कुछ दूर वो एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने लगता है। उसके बगल वाला दोस्त उसकी पतंग काटने ही वाला था कि तभी वो गुस्से में अपने दोस्त को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी गर्दन पर चंदू की दुकान के मांझे की रगड़ लग जाती है। चाइनीज मांझे की धार से एक ही बार में उसका गला कट गया। बहुत खून बहने लगा। पास ही में पिंकी अपनी पतंगे समेट रही थी। उसने जैसे ही चीनू को देखा वो भागती हुई उसके पास पहुंची और उसे अस्पताल लेकर गई। चंदू को जैसे ही इस हादसे की खबर लगी वो बदहवास से अस्पताल पहुंचा। उसने जैसे ही पिंकी को अस्पताल में देखा तो गुस्से से बौखला गया और बोला, अच्छा तो ऐसे लिया तूने मुझसे बदला? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? बता मुझे, तू ऐसे नहीं बताएगी। रुक जरा, अभी बुलाता हूँ पुलिस को। चंदू अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? इस लड़की की वजह से ही आपका बेटा आज जिंदा है। यही उसे सही वक्त पर अस्पताल लेकर आई। पता नहीं कैसे मक्कार लोग हैं जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। आपके बेटे की गर्दन उसी मांझे से कट गई थी। घाव बहुत गहरा था और बहुत खून भी बह गया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। शुक्रिया कहिए इस लड़की को। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। चंदू जाकर अपने बेटे से मिलता है और उसे सही सलामत देखकर वो चैन की सांस लेता है। चंदू को उसकी गलती समझ आ गई थी। वो जोर जोर से रोने लगा। पिंकी ने जाकर उसे सहारा दिया। वो रोते हुए पिंकी से बोला, मुझे माफ कर दे गुड़िया, मैंने बहुत गलत काम किया। तेरे साथ भी और अपने बेटे के साथ भी। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो गया मैं। तुझे अपनी दुकान के पास से भगाने के लिए क्या नहीं किया मैंने, पर तूने मेरे ही बेटे की जान बचाई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं सेठ जी, आपने अपनी गलती मान ली, अब सब ठीक है। बस आप वो चाइनीज सामान बेचना बंद कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी दुकान के पास नहीं बेचूंगी अपनी पतंगे। कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। नहीं बेटा नहीं, तू जो भी कमाती है अपनी मेहनत से कमाती है। तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुझे काम दूंगा। तू पतंगे बनाना और मैं उन्हें बेचूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं कि कभी भी खराब सामान नहीं बेचूंगा और तुझे तेरी मेहनत के पूरे पैसे भी दूंगा। पिंकी चंदू की बात मान लेती है और उसकी दुकान में फिर से दोनों मिलकर काम करते हैं। पिंकी सुंदर सुंदर और देसी कागज की पतंगे बनाती और चंदू देसी पतंगों और मांझे को सही कीमत पर बच्चों को बेचता। अब सब ठीक था। चंदू भी सुधर गया था और पिंकी के दिन भी संवर गए थे। वो सबसे पहले जाकर मंदिर के दान पात्र में पैसे वापस डालती है। पुजारी जी उसे आशीर्वाद देते हैं। पिंकी अपने पिता का इलाज एक बड़े अस्पताल में कराने लगी थी, जिससे उसकी सेहत में सुधार भी दिखने लगा था। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए।